Dear students, how are you? Before holidays, we have started the chapter Force and Law of Motion Physics. So, I am continuing the same chapter. Today we are going to discuss Newton's third law of motion. तो आज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी कि व्हेन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी दूसरी बॉडी पे मतलब फर्स्ट बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी, जो फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं एक्शन. एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी, और जो फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन. तो डेफिनेशन क्या हुई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हुई, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अब हम इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. यहाँ पर हमने एक बॉक्स ली है, द बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. हियर द बॉक्स एक्सर्ट action on the ground and the ground exert equal and opposite reaction on the box. This is due to the Newton third law of motion. There to equal action there is equal and opposite reaction. तो क्या है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अब इसके लिए हम और एग्जांपल करते हैं. द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. एग्जाम्पल नंबर 2, आपने देखा होगा जो रोड एक्सीडेंट होते हैं एट हाई स्पीड वो बहुत ही ज़्यादा वर्स एक्सीडेंट होते हैं इसकी बजाय कि जो लो स्पीड पर होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो मोमेंटम होता है व्हीकल का हाई स्पीड पे इट इज़ वेरी हाई और एंड इट कोज ए लॉट ऑफ डैमेज टू द व्हीकल, और ये व्हीकल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है पैसेंजर को ड्यूरिंग द कोलाइजन. Now third example is all vehicle are provided with shock absorbers. जितने भी vehicles होते हैं उनमें क्या होता है, shock absorber. तो these shock absorbers क्या करते हैं, ये they increase the time of impact. ये time of impact को increase कर देते हैं, जैसे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द व्हीकल इज रिड्यूस, ताकि जो फोर्स व्हीकल पे लग रही है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डिस्कस. ए क्रिकेटर लोअर हिज हैंड और मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल टेकिंग ए कैच. आपने देखा होगा कोई भी क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, वो कैच लेते हुए अपने हाथों को बैकवर्ड कर लेता है तो या लोअर कर लेता है अपने हाथों को कैच को लेते हुए. तो ऐसा क्यों होता है, क्रिकेटर डज सो टू इंक्रीज द टाइम. तो उससे क्या होता है, वो टाइम को इंक्रीज कर लेता है जिसके अंदर की मोमेंटम जो है वो रिड्यूस हो जाए. तो प्लेयर हैज़ टू अप्लाई ए, इसलिए प्लेयर को जो है लेस फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. तो अभी हमने किया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मीन्स जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसको हम कहते हैं एक्शन, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इट इज नोन एज रिएक्शन. तो अब हम कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल नंबर 1, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटर ऑफ मास 80 किलोग्राम फ्रॉम 5 to 25 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड. अब यहाँ पर हमें दिया हुआ मास 80 किलोग्राम, तो हमारा ये जो है मास हो गया 80 किलोग्राम. अब दे रखी है 5 to 25 मीटर पर सेकेंड. तो इस मीन्स इनिशियल जो दे रखी है यहाँ पर यू दिया हुआ है हमें इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल दे रखी है हमें यहाँ पर वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमने ली, टाइम है 2 सेकेंड. अब हमें फोर्स निकालनी है. तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमारे पास है तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी. फाइनल वेलोसिटी होगी 25, इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 और टाइम है 2 सेकेंड. तो हमारे पास आ गया आंसर 10. अब जो यूनिट होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया. अब हम फोर्स निकाल सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन एंड एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड. तो मास हो गया 80, एक्सेलरेशन हो गया 10, तो हमारे पास आ गया 800. तो यूनिट हम लगाएंगे फोर्स की, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन. तो 800 न्यूटन इज द
force. Now second numerical I am going to discuss. An object undergo acceleration of 8 meter per second square starting from rest. Find the distance travelled in 1 second. अब इसमें हमें बताया है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई और टाइम 1 सेकंड है. तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है मोशन की s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन. तो हमारे पास आ गया u 0 टाइम 1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 8 था और टाइम का हमने स्क्वायर कर दिया 1 का स्क्वायर. जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 4. तो डिस्टेंस किसके अंदर आया हमारे पास मीटर में. तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. Now we are going to start last topic of this chapter, that is law of conservation of momentum. तो क्या है law of conservation of momentum? According to law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, जब दो या दो से जो ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं तो उनका टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है. According to law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remain conserved provided no external force are acted. It means momentum is neither created nor destroyed. For an isolated system, momentum of the system remain conserved. अब हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. हमने दो पार्टिकल लिए हैं ए एंड बी विच कोलाइड हेड एज शोन इन द फिगर. अब ये पार्टिकल्स जो हैं मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन. लेट द पार्टिकल ए हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड पार्टिकल बी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u2. द टू पार्टिकल्स विल कोलाइड. अब दो पार्टिकल्स कोलाइड कब होंगे, जब u1 इज़ ग्रेटर देन u2, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. और आफ्टर कोलाइजन फाइनल वेलोसिटी ए एंड बी बिकम बन जाएगी, क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी ए v1 एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी v2. टू पार्टिकल्स विल सेपरेट आफ्टर कोलाइजन. अब कोलाइजन के बाद वो सेपरेट हो जाएंगे कब, इफ़ v2 इज़ ग्रेटर देन v1. लेट द टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव मास. अब इन दोनों पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, m1 एंड m2. अब हम कर रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड मास m एंड वेलोसिटी v. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पार्टिकल a जो है हमारा उसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a का हो गया m1 u1. इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल b उसके लिए जो हमने लिया था मास m2 और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2. अब फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m2 v2. अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a. अब हम पार्टिकल a का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं. तो उसमें हम क्या करेंगे, m1 v1 उसमें से हमें m1 u1 माइनस कर देना है अपॉन, क्योंकि हमने रेट लिया तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम. तो हम यहाँ देखेंगे m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस u1 अपॉन t. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल b. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल b, पहले हमने a का निकाला था, अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पार्टिकल b का निकालेंगे. तो हमने क्या करना है, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t. अब यहाँ से m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2 अपॉन t. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हमें पता है एफ ए बी एंड एफ बी A be the force exerted by particle B on A and A on B. तो अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ निकालते हैं. उसके अंदर हमें क्या करना है, एफ ए बी एंड एफ बी ए. जो हमने एफ ए बी जो है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ली है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. तो हमने लिख दिया m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t. इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल b ऑन a. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस u1 अपॉन t इक्वेशन नंबर 3 एंड एफ बी ए मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल a ऑन b. तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ये वाली इक्वेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t. तो यहाँ से m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2 अपॉन t. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4. अभी हमने किया है न्यूटन थर्ड लॉ.
तो उसमें हमने किया देयर फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एफ ए बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिख लेते हैं m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी इज़ इक्वल टू हमारा ये जो है आ जाएगा, क्योंकि हमने एफ ए बी की वैल्यू लिखनी है ना माइनस एफ बी ए की जगह, तो हमने ए बी की वैल्यू यहाँ लिख दी और बी ए की वैल्यू यहाँ लगा दी, माइनस का साइन आगे आ गया। तो इसके अंदर हम देखेंगे अब m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी, अब ये माइनस का साइन है तो ये m2v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2u2 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, m1v1 अब ये m2v2 माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का m1u1 है जब ये इक्वल टू के इधर आएगा प्लस का हो गया m1u1 और m2u2। तो अब हम u वाली इनिशियल पहले एक साइड ले आएंगे, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। क्या मीनिंग हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं कि रॉकेट जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया है अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि व्हेन टू or more bodies act upon one another, their total momentum remain conserved provided no external force are acting. It means momentum is neither created nor destroyed. So students, our this chapter is complete.